फाइनली हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। Hi Simran. हेलो। Simran. Yes. This is John. हेलो। It's so nice to hear you. ये एक्चुअली रोलर कोस्टर राइड। एडिसन का रिएक्शन इतना बुरा था कि वो मेरी आंखों पर इफेक्ट कर गया और समझ लो वो लाइफ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसका एंड आ चुका है। So the winner of Princess India 2016-17 by Blind Dream and Dr. Sameer Mansoori is Simran Chawla. NDTV आयोजित की नेत्रहीन लड़कियों के लिए अनोखी सौंदर्य प्रतियोगिता। नमस्कार, ये बहुत ही हमारे पास अपनी फैमिली का सपोर्ट हो तो हर चीज़ ठीक हो जाती है। मैं कॉलेज में इनेबलिंग यूनिट की प्रेसिडेंट बनी जो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अवार्ड दिया था FBC फैशन वीक 2000। उसके समर कलेक्शन लॉन्च पे आई वाज द शो स्टॉपर। मेरे सब्सक्राइबर्स पहुंच गए 1.4K। रिफ्रेश किया यूट्यूब और 200 बढ़ रहे हैं। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी है सिमरन चावला। सिमरन ने 21 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत की। आज न सिर्फ एक सफल मॉडल है बल्कि फूड ब्लॉगिंग भी करती है। आइए मंच पे बुलाएं सिमरन चावला को। फाइनली हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई रियली कैनॉट थैंक यू इनफ गाइस, बिकॉज ये सब आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता। आप सबने मेरे को इतना प्यार दिया है ना कि आई जस्ट कैनॉट टेल यू। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। Hi everyone, welcome back to Simran Chawla. Hi everyone, welcome back to Simran Chawla Vlogs. आपको मेरी आज खुशी से पता चल ही गया है और स्टार्टिंग में भी आपने देख लिया कि हम आज 1K सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हम आए हैं डियाब्लो, जो कि मेहरौली में कुतुब गार्डन भी, जहाँ पर ये प्रॉपर शूटिंग हो रही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मतलब ये 1K सब्सक्राइबर्स इज़ अ बिग डील। हमने ये चैनल स्टार्ट किया था अक्टूबर में, मतलब जो प्रॉपर वीडियोस डालनी शुरू करी थी वो अक्टूबर से शुरू करी थी। एंड ट्रस्ट मी, जितना आप लोगों ने मेरे को प्यार दिया है ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलने वाला है। इतने अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं पर्सनली। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि हु इज़ सिमरन चावला। तो चलिए साथ में चलते हैं मेरी लाइफ जर्नी की एक रोलर कोस्टर राइड पे। शुरू करते हैं ये कहानी बिल्कुल शुरुआत से। जैसे सबका बचपन होता है, बिल्कुल वैसे ही था मेरा भी बचपन। एकदम ऐसे खिलखिलाती हुई एक छोटी सी बच्ची जिसको स्कूल जाना बहुत पसंद था, ड्राइंग करना पसंद था और फोटोज़ खिंचवाना। मतलब ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत सारी लाइक आई हैव मिलियंस ऑफ पिक्चर्स। अभी आप देख सकते हो कुछ स्क्रीन पे आपको फोटोग्राफ्स मेरे बचपन की दिख रही हैं। आई वॉज बॉर्न विद नॉर्मल आई साइट, बट किसी को पता नहीं होता है कि कैसे लाइफ एकदम से टर्न हो जाएगी। एंड जब मैं 5 साल की थी मुझे बुखार हुआ और एक मेडिसिन जो कि बहुत कॉमन मेडिसिन है, निमुलेट सिरप, जो मेरा भाई को भी, मेरा छोटा भाई है, उसको भी मेरे मम्मी पापा देते थे। बट पता नहीं होता है कि एकदम से कौन सा एक मोड़ आ जाए जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल के रख दे। तो वही एक मोड़ जब मैं 5 साल की थी, 14 मई 2001 की बात है ये, वो आया हमारी ज़िंदगी में। मैंने वो मेडिसिन ली, निमुलेट सिरप, और रात को ली थी ये मेडिसिन 3 बजे। अगले दिन मेरी पूरी बॉडी रेड जैसे मच्छर के मतलब मच्छर काट जाते हैं वैसे दाने हो जाते हैं। तो वो पूरा मेरी बॉडी पे रिएक्ट हो गया और डॉक्टर्स ने मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया। तब तक मेरी बॉडी पूरी ऐसे हो चुकी थी जैसे पूरी बॉडी जल गई हो। जलने वाले छाले ऑल ओवर द बॉडी आ चुके थे। मेरे बाल पूरे झड़ने लग गए, इनफैक्ट पूरे झड़ गए। मेरे नेल्स जो कि आप अभी देख रहे हो बिल्कुल ठीक हैं, बट ये पूरे टूट चुके थे उस टाइम पे। पूरे नेल्स निकल गए थे, दांत टूट गए। मतलब समझ लो वो लाइफ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसका एंड आ चुका है। फूड पाइप्स पे थी मैं, खाना मेरे को फूड पाइप्स, ग्लूकोज के थ्रू। इनफैक्ट सिर्फ दोनों हाथों पे ड्रिप नहीं होती थी, पैरों पे भी ड्रिप होती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं डॉक्टर्स को चिक कर बोलती थी कि मैं आपको गोली मार दूंगी, क्योंकि वो मेरे को इतना दर्द करते थे पैरों पे ड्रिप जब लगाने आए थे वो। तो
बहुत डरावना सीन था वो, बट ज़िंदगी को पता नहीं क्या मंजूर होता है, वो सब ठीक भी हो जाती हैं चीज़ें। उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल फेस ज़रूर होता है, बट अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और हमारे पास अपनी फैमिली का सपोर्ट हो तो हर चीज़ ठीक हो जाती है। वही मेरे साथ भी हुआ। बिल्कुल मेरा वेट 15 kgs पे पहुंच गया था। जैसे हड्डियों का ढांचा होता है, मेरे को मम्मा बताती हैं, जब वो मेरे को गोदी उठाती थी तो ऐसा लगता था कि मतलब एक हड्डियों का ढांचा ही उठा लिया है उन्होंने गोदी में। बहुत बहुत मुश्किल फेज था। एक बार मैंने रात को 2 बजे पापा को बोला हॉस्पिटल से कि मेरे को बिस्किट वाली आइसक्रीम खानी है। उस टाइम वो मैक्स की बिस्किट वाली आइसक्रीम चलती थी, तो वो फिर पापा पता नहीं कहाँ से कितनी दूर जाकर मेरे लिए लेकर आए। सो यू कैन सी हाउ मच माई पेरेंट्स लव मी एंड सपोर्ट मी। बस उसके बाद मेरे पेरेंट्स का प्यार और सपोर्ट देखकर शायद भगवान जी ने मुझे एक नया बर्थ दिया और मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई 1 महीने के बाद। पूरा 1 महीना मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, बट उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज हुई तो मेरी बॉडी के जो चाले या जो भी मार्क्स थे वो सब ठीक हो गए, बट वो मेडिसिन का रिएक्शन इतना बुरा था कि वो मेरी आंखों पर इफेक्ट कर गया और मेरी आईज बिल्कुल ड्राई हो गई। धीरे धीरे मेरे को ब्लैक एंड वाइट दिखना शुरू हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखने लगा। जब मैं घर में थी और मैं चलते चलते कहीं जाती थी, एकदम मैं दीवार से टकरा जाती थी। मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता था कि आगे कुछ है या नहीं है। तो वो एकदम जैसे कहते हैं ना, पूरी लाइफ टोटली बदल जाना, क्योंकि पहले आप एकदम नॉर्मल हंसता खेलता जीवन आप बिता रहे हो और ये चीज़ एकदम से हो जाए। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट सब ने यही बोला कि जब तक ये आईज सूखी है, जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आंखें पानी के बिना नहीं रह सकती। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि मैं जब भी रोती हूँ तो मेरे आंसू नहीं आते हैं। पीछे से रोशनी है आईज में, बट वो ड्राई होने की वजह से आगे का पूरा स्ट्रक्चर खराब है, जिस वजह से आंसू नहीं आते हैं और जिस वजह से आईसाइट नहीं है। बहुत सारे सर्जरीज हुई उसके बाद। हॉस्पिटल से आने के बाद भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए थे। राइट आई की सर्जरी हुई है, जो कि आप देख सकते हो। लेफ्ट आई अभी भी थोड़ी बहुत चिपकी हुई है, क्योंकि लेफ्ट आई पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है और लेफ्ट आई से मेरे को कुछ भी मतलब लाइट परसेप्शन भी नहीं है। राइट आई से मैं कलर्स डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। जैसे मुझे पता है कि ये डार्क ब्लू कलर है या ये वाइट कलर है, बहुत पास से मैं कलर्स आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। पर कई बार लाइफ में चैलेंजेस आने बहुत ज़रूरी होते हैं, मतलब वरना लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाती है। तो शायद इसीलिए कहते हैं ना, ECG की अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तो आप जी रहे हो, जैसे ही वो स्ट्रेट हो गई तो लाइफ वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए शायद ये जो टेढ़े मेढ़े मोड़ आते रहते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ अच्छा होना होता है उसके बाद, या शायद पता नहीं जो भी सीन होता है, बट जो हुआ उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हॉस्पिटल्स के चक्कर, ऑपरेशन, सारी चीज़ों के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। मेरा जो नॉर्मल स्कूल में जहाँ पर मैं पहले पढ़ रही थी, वहाँ से मतलब उन्होंने नाम काटा नहीं था। उन्होंने बोला था कि सिमरन ठीक होकर वापस स्कूल आएगी, लेकिन वहाँ पर शायद इतना इंक्लूजन और जो अवेयरनेस होती है डिसेबिलिटी से रिलेटेड वो सब नहीं थी। तो हमें वहाँ पर ड्रॉप करना पड़ा वो स्कूल। और फिर मेरे लिए मम्मा पापा ने होम ट्यूशन्स अरेंज कराई घर पे। 1 साल मैंने होम ट्यूशन से पढ़ा। उसके बाद मेरे बुआ के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरे पापा को बताया कि एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स एक स्कूल है जहाँ पर आप सिमरन को भेज सकते हो। वो हमारे घर से काफ़ी दूर था, लाइक इट वाज 25 किलोमीटर्स अवे। लेकिन मम्मी पापा वहाँ गए, बट मेरे पापा को बहुत ज़्यादा होता था कि नहीं, मैं नहीं भेजूँगा सिमरन को स्कूल, ऐसे नहीं भेजूँगा मैं। बट वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनको देखकर मेरे मम्मा पापा को इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने मुझे NAB में एडमिशन मेरा करवाया। वहाँ से मैंने ब्रेल सीखी, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में होते हैं, जो पूरा बोल के बताते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी। 1 साल 2004 तक, 2003 से 2004 तक मैंने ये सारी चीज़ें करी। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को नॉर्मल एक जो मेन स्ट्रीम स्कूल होता है, माउंट कार्मेल स्कूल से मैंने स्कूलिंग करी। वहाँ पर उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया था। और उसमें भी चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि एकदम से
ब्रेल से पढ़ना, और टीचर्स को वहाँ पर ब्रेल नहीं आती थी। मेरी मम्मा ने मेरे लिए ब्रेल सीखी, जो भी मैं नोट्स लिखती थी फिर मम्मा उसको ट्रांसक्राइब करती थी, नीचे पेन से लिखती थी। तो दैट वाज अगेन अ चैलेंजिंग थिंग, बट जैसे मैंने बोला चैलेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। तब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अब मैं मेन स्ट्रीम स्कूल में हूँ, मेरे को सबके साथ कम्पीट करना है, और उसके लिए नॉट एग्जैक्टली कम्पीट नहीं, मतलब मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। आई कैन नॉट जस्ट जो चीज़ मैंने खो दी है मैं उसको लेकर रोती नहीं रहूँगी। मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसके ऊपर फोकस करने की जगह मुझे जो चीज़ मेरे पास है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो बस मैंने यही किया। मुझे लगा मैं बोल सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं टच करके फील कर सकती हूँ, सिर्फ देख ही तो नहीं सकती मैं, बाकी सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, और हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है। वो बस सोल्यूशंस ढूंढते गए और आगे बढ़ते गए। यही जिंदगी है सबके लिए। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसका दूसरा रास्ता ढूंढो, क्योंकि हर कोई कहता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो आगे बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जो कि हमें ऑन द स्पॉट जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तब हमें लगता है कि नहीं यार हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बट हम वो चीज़ जब उससे ओवरकम कर जाते हैं, जैसे आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, वो कैसे बता रही हूँ, क्योंकि वो फेज ओवरकम किया। और उस टाइम पे मैं ये चीज़ें नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उस टाइम मैं खुद उस सिचुएशन में थी। स्कूल लाइफ जो थी मेरी वो बहुत सिंपल सी थी, मतलब इतना ज़्यादा उसमें कुछ एक्सपोजर या इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बस पढ़ाई होती थी। आप भी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके स्कूल में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी था, या आपने कभी मतलब स्कूल में किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी की हेल्प करी, या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, वो ज़रूर बताना। कितनी अवेयरनेस थी आपके स्कूल में या कॉलेज में भी। आप इनफैक्ट कॉलेज का भी मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कॉमेंट्स में। स्कूल लाइफ के बाद पंख लगे जब कॉलेज शुरू हुआ, और मेरे को अभी भी याद है कि जब मेरी ओरिएंटेशन थी कॉलेज की, मेरे मम्मा पापा बहुत थोड़े से घबराए हुए थे कि एकदम से मतलब फिर से नई लाइफ ही स्टार्ट हो रही है। स्कूल में ये होता है कि एक क्लोज्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर आप होते हो, बट कॉलेज में बहुत ओपन सिस्टम होता है। आप कहीं भी जाओ, क्लासेस बंक करो, कुछ भी करो, मतलब कॉलेज में किसी को लेना देना नहीं होता है। तो जब ओरिएंटेशन थी वहाँ पर हमारी प्रिंसिपल मैम ने जब स्पीच दी थी, उन्होंने भी यही बोला था कि अब आप कॉलेज में आ गए हो, आपके पंख लग गए हैं। एंड सीरियसली मेरे को यही लगा कि वो पंख कॉलेज में आकर लगे, और वो उड़ने का जो मज़ा था वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। वो 3 साल मेरी लाइफ के आई वुड से वर द बेस्टेस्ट ईयर्स, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि आप लाइफ में आए क्यों हो, आपको क्या करना है लाइफ में, वो सारी चीज़ें उन 3 सालों में यू गेट टू नो। बहुत सारी चीज़ों में आप घुसते हो, चीज़ें सीखते हो, तो वही सब हुआ कॉलेज में। मैं कॉलेज में इनेबलिंग यूनिट की प्रेसिडेंट बनी। एक हमारी सोसाइटी थी, इंक्लूसिव सोसाइटी, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आप स्क्रीन पे फोटोग्राफ देख सकते हो, मुझे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अवार्ड दिया था इनेबलिंग यूनिट के प्रेसिडेंट के लिए। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे। I invite Simran Chawla, BSc Honours Computer Science third year from Enabling Unit. कॉलेज में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है पढ़ाई के अलावा भी, तो मैंने उसको टाइम को यूटिलाइज करते हुए बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी ताकि मैं नई नई चीज़ें सीख पाऊँ। मार्केटिंग में करी, कैंपस एम्बेसडरशिप करी, बहुत सारी चीज़ें थी। फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़े करे। हम लोग क्लासेस बंक करके घूमने जाते थे। आई एम श्योर मेरी कॉलेज की टीचर्स देख रही होंगी तो वो कहेंगी कि वाओ ये लोग घूमते थे, बट ट्रस्ट मी कॉलेज टीचर्स आर ऑल्सो अमेजिंग। मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था, BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो उसके अंदर भी चैलेंजेस थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो भी डायग्राम्स, ग्राफ्स, बाइनरी ट्रीज। जो लोग यहाँ पे कोडर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो, उनको पता होगा कि प्रोग्रामिंग, C++, ये सारी चीज़ें बहुत झंझट की चीज़ें थी, बट टीचर्स बहुत सपोर्टिव थी। वो मेरे को हाथ पे ना पूरा ड्रॉ करके बता दी थी कि बाइनरी ट्री कैसे बनेगा, सारी चीज़ें। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था टीचर्स के साथ भी। कॉलेज तक आकर भी यू वोंट बिलीव, मैंने अभी तक अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब मुझे कोई विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड ऐसे बोल देता था तो मुझे मतलब एकदम ना दिल पे चुभ जाती थी वो चीज़। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे ऐसे टैग क्यों दे रहा है, मुझे कोई ऐसे क्यों बोल रहा है। बट यू नो
जो चीज़ होती है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो, तभी आप नई नई चीज़ें कर पाते हो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट तब किया जब मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला था कि हमारी एक सोसाइटी में एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन हो रहा था वर्चुअल, तो उसने मेरे को बोला कि तू मेरे को अपनी स्टोरी लिखकर भेज, क्योंकि मैं पहले कभी भी अपनी स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ बचपन में जो भी हुआ, ये मैं कुछ भी शेयर नहीं करती थी किसी के साथ। बट उसने मेरे को मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को बताई हुई थी वो स्टोरी, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज, तो उसने मेरे को बोला कि तू मेरे को स्टोरी लिख कर दे। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया उसने मुझे, तो मैंने उसे बोला कि ठीक है मैं भेज दूंगी तेरे को स्टोरी लिख के, बट तू उसके अंदर नाम नहीं डालेगी, अनोनिमस लिखेगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी सबको पता चले। ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, मैंने अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर मैंने स्टोरी लिख कर दी अपनी फ्रेंड को, उसने जब डाली फेसबुक पे डाली थी वो स्टोरी, विमेन डेवलपमेंट सेल, उसके बाद वो स्टोरी ट्रस्ट मी बहुत लोगों को पसंद आई, और वो स्टोरी सुनकर इतने लोग इंस्पायर हुए, और तब मुझे लगा कि यार जब पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड देन व्हाई नॉट शेयर इट, व्हाई नॉट यू नो एक्सेप्ट करो और बोलो, बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर वो चीज़ ना, जो भी चीज़ से वो गुजर रहे होते हैं वो अंदर ही अंदर उन्हें खा रही होती है, बट अगर वो किसी और को देख लेते हैं उसी सेम या कुछ रिलेटेबल चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं दूसरों की कहानी से, तो वो भी आगे बढ़ पाते हैं, वो भी उससे इंस्पायर होके मोटिवेट होते हैं। वो स्टोरी जो मैंने लिखी थी विमेन डेवलपमेंट सेल पे, उसको फर्स्ट प्राइज मिला, मुझे सर्टिफिकेट और गिफ्ट ये सारी चीज़ें मिली। इनफैक्ट DU बीट जो कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यूज़पेपर था उसमें भी पब्लिश हुई थी, और मैंने तभी भी उसे नाम लिखने के लिए मना किया था अपनी फ्रेंड को कि ये अनोनिमस ही रहने देते हैं। तो जिन्होंने भी वो स्टोरी पढ़ी होगी वो इंस्पायर तो हुए होंगे, बट उन्हें मेरा नाम नहीं पता, शायद आज पता चल जाएगा। एंड या आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल कि मैं किस कॉलेज में थी, मैं हंसराज कॉलेज में थी, हाँ वही वाला कॉलेज जो शाहरुख खान का है, सो आई एम रियली प्राउड टू से दैट। और सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई थी कि जब हम कॉलेज में थे 2016 में, इनफैक्ट आई रिमेंबर द डेट ऑल्सो, 16 फरवरी 2016 में हमारे कॉलेज में शाहरुख खान भी आया था अपनी मूवी फैन के प्रमोशन के लिए, सो दैट वॉज द बेस्टेस्ट थिंग एवर। एंड मतलब जब भी मैं बताती हूँ आई वॉज फ्रॉम हंसराज, दैट वॉज लाइक वाओ, शाहरुख खान का कॉलेज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही थी, मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, तो कॉलेज में ही मुझे एक बहुत ही मतलब एक जो कहते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। पूरी वो अपॉर्चुनिटी के बाद मतलब मेरी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो गई। अब आप देख रहे हो कि मैंने स्टार्टिंग में इसको रोलर कोस्टर राइड क्यों बोला था, क्योंकि ये एक्चुअली रोलर कोस्टर राइड थी। जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रही हूँ वो थी प्रिंसेस इंडिया 2016-17। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। ये एक ब्यूटी पैजेंट हुआ था स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स के लिए, और मुझे सीरियसली यही लगा था कि ये मेरे लिए हुआ है। Here's presenting the beautiful Simran to you. क्योंकि मेरा ये सपना था, जैसे मैंने आपको बताया बचपन में मैं बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराती थी, और एक होता है ना कि आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है, आपको कुछ यूनिक करना है, तो वो वाला एक माइंडसेट था मेरा, बट वो मेरे को लगा था डिसेबिलिटी की वजह से कभी पूरा नहीं हो पाएगा, बट हियर आई एम। वो प्रिंसेस इंडिया के बाद लाइफ पूरी चेंज हुई। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे राउंड्स थे, वो सारे क्लियर करते करते वहाँ पर मैंने डांस किया था अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम। आप कुछ क्लिपिंग्स देख सकते हो यहाँ पर, दिया लेकर डांस किया था, और उसमें भी चैलेंजेस थे क्योंकि मुझे नहीं पता था एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, कैसे स्टेप्स करने हैं। कोरियोग्राफर ढूंढना वाज अ बिगेस्ट चैलेंज इन इटसेल्फ, मतलब कि उनको लगता था हम लोग कैसे सिखाएंगे, बट एक सर मुझे मिले थे जिन्होंने मेरे को सब कुछ समझाया था कि कैसे फीट मूवमेंट होंगे, कैसे हैंड मूवमेंट्स होंगे। उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अगर आप बोलेंगे तो। फिर जब फाइनल राउंड हुआ और उसके अंदर क्वेश्चन आंसर राउंड हुए थे, मैं आपको बता देती हूँ उसके अंदर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ थे। भाग्यश्री, संजय लालवानी एंड आसिफ कुमार मोदी, ये तीन हमारे जजेस थे। भाग्यश्री को सब लोग जानते हैं, संजय लालवानी वाज अ फैशन डिज़ाइनर, एंड
दिस आसिफ कुमार मोदी जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की डायरेक्टर थे, ये 3 जजेस थे। और वहाँ पर चीफ गेस्ट में जॉन इब्राहिम, सुभाष घई, अमायरा दस्तूर, ये सारे चीफ गेस्ट थे। वहाँ पर इनफैक्ट जावेद अली ने परफॉर्म भी किया था। तो बहुत एक मुंबई में हुआ था, ये बिल्कुल ही ड्रीम कम ट्रू वाला इवेंट था ये मेरे लिए। गुड मॉर्निंग जजेस। Hi Simran. हेलो। Simran. Yes. This is John. Hello. Hi. It's so nice to hear you. Thank you. Simran. Yes. Achala also taught us how to walk on the ramp, and trust me, we've not done such a good job like you. You are fantastic. Oh, thank you so much. So the winner of Princess India 2016-17 by Blind Dream and Dr. Sameer Mansoori is बोल दो, चलो बोल देता हूँ, सिमरन चावला। I am really proud to say here कि वो जो कॉन्टेस्ट था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वो मैं जीती थी और मुझे जॉन इब्राहिम ने क्राउन किया था। आप कुछ क्लिपिंग्स देख सकते हो अगेन स्क्रीन पे। जॉन इब्राहिम क्राउंड मी एंड उन्होंने मेरे को ट्रॉफी दी। मुझे 51,000 रुपीज़ का चेक मिला था, साथ में iPhone 7 मिला था। 2017 8 मार्च को ये इवेंट हुआ था मुंबई में। तो वो इवेंट के बाद, प्रिंसेस इंडिया के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली चेंज्ड। वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और यू फील कि यू कैन डू समथिंग इन लाइफ, वो मेरे अंदर आया। और मतलब बेसिकली ये होता है ना कि वो प्रिंसेस इंडिया को जीतने का मेरे अंदर जुनून था। तो अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ वो करने से रोक नहीं सकती। तो आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बस उसको करो and I'm sure you'll succeed. So this is the message I want to give. And उसके बाद प्रिंसेस इंडिया के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, मीडिया कवरेजेस बहुत हुई। द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उस टाइम आया था। आज तक में आया, इनफैक्ट ABP न्यूज़, NDTV। प्रिंसेस इंडिया के बाद मैंने और भी बहुत सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करने शुरू करे। मैंने रेडियो जॉकिंग करी, उसमें दिलों की दास्ता शो करती थी। इनफैक्ट कुछ आपको उसके शोज़ मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे, अगर आप नीचे जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं दिलों की दास्ता। मॉडलिंग में और अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आनी शुरू हुई। वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स जो है इंडिया का, FBB फैशन बिग बाज़ार, उसके समर कलेक्शन लॉन्च पे आई वॉज द शो स्टॉपर। तो आप उसकी भी क्लिपिंग्स कुछ देख सकते हैं। इसकी भी एक अलग स्टोरी है, अगर मैं बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट जो आप मेरे को बोलोगे वो मैं ज़रूर अगली कुछ वीडियोस में कवर करूँगी, जिसमें आप बोलोगे कि नहीं सिमरन, हमें इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो वो वाले टॉपिक्स मैं डेफिनेटली कवर करूँगी आपके लिए। आप मेरे को कॉमेंट्स में बताना ज़रूर। और भी बहुत सारे फैशन शोज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, जिसकी स्टार्ट था सनूखी, जो कि मेरे कॉलेज में हुआ था। DAV फैशन एंड लाइफस्टाइल वीक 2018 को DAV का एक एनुअल फेस्ट था, उसमें मैं शो स्टॉपर थी। बिग बाज़ार के और कुछ इवेंट्स हुए थे, उसमें भी आई पार्टिसिपेटेड। तो बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली और उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ। मेरे को एक्टिंग का भी बहुत शौक है, तो एक शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे आप देख सकते हो, TVNF इंडिया चैनल पर। 3 दोस्त के नाम से एक शॉर्ट फिल्म में मैंने एक्ट किया था, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था मेरे लिए। इस दौरान काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले मुझे, जैसे कि बिटिया गौरव अवार्ड अंडर द कैटेगरी यंग परफॉर्मर विद डिसेबिलिटी, वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स, वुमेन ऑफ ग्रेट स्पिरिट, एंड द बिगेस्ट अवार्ड वाज बाय दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, जो मुझे अभी इसी इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मिला। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप वो कार्ड्स में चेकआउट कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है सिमरन चावला। कहते हैं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, मंजिल पाने के लिए। सिमरन ने 5 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन इस घटना ने उन्हें समाज में उपलब्धि हासिल करने से नहीं रोका। सिमरन ने 21 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत की। आज वो न सिर्फ एक सफल मॉडल है, बल्कि फूड ब्लॉगिंग भी करती है। आइए मंच पे बुलाएं सिमरन चावला को। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी वॉज द चीफ गेस्ट।
मेरा कॉलेज 2018 में कंप्लीट हो गया था और उसके बाद फिर शुरू हुई कॉर्पोरेट लाइफ, मार्केटिंग, यूज़र एक्सपीरियंस। एक रोबोटिक्स कंपनी जो कि यूएस बेस्ड थी, उसके साथ आई वर्क एज अ रोबोट कॉन्वर्सेशन राइटर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर। फिर मैंने एक टेक स्टार्टअप जो कि एप्स को वॉइस इनेबल करती थी, उनके साथ काम किया। उसमें मैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन करती थी एंड आई वाज आल्सो इन द मार्केटिंग टीम। तो मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे वहाँ से। एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग फ्रीलांसर। मतलब टोटल मुझे 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते करते। मतलब अब मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, साथ साथ यूट्यूब कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और फॉलो ज़रूर कर लेना यार। सिमरन 7 चावला इज़ माई यूज़र नेम, SIMRAN 7 CHAWLA। गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आप देख रहे हो मतलब हम लोग कितनी गर्मी में भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको वीडियो दिखाने के लिए शूट कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने Q&A स्टार्ट किया था क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे नहीं जानते। तो मैंने उन्हें बोला था कि आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो किसी का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना फनी क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर बहुत फनी होने वाला है क्योंकि यूट्यूब की शुरुआत यूट्यूब से ना होकर इंस्टा से हुई। अब आप इससे ही समझ गए होंगे कि ये कितना फनी है। एक्चुअली सीन क्या हुआ था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हमें करना क्या है। कुछ मतलब ये था कि कुछ सोशल मीडिया को यूज़ करते कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार रील्स ट्रेंडिंग है, हम लोग घूमते रहते हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि हम लोग कितना घूमते हैं, कैफे जाते हैं। आई एम अ बिग फूडी, जो कि आप मेरे को चैनल पे फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपको ये पता चल गया होगा। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं इंस्टा पे। तो हमने हर कैफ़े की कुछ कैफ़ेज विजिट करे, उनकी रील्स बनाकर डाली। फिर मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बोला कि मतलब इंस्टा इज समथिंग जो कि एक होता है ना कि बिल्कुल शॉर्ट रील्स डाली, इतना ज़्यादा उसके अंदर आप लॉन्ग कंटेंट नहीं डालते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू यूट्यूब स्टार्ट कर। तो मैंने कहा ठीक है, यूट्यूब पे कुछ देखते हैं क्या करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मतलब उसके अंदर ये होता है कि आपको प्रॉपर वीडियो में बोलना, सब कुछ करना। मतलब दैट वाज नॉट अ बिग डील, बट मतलब समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें। दीज आर द 3 क्वेश्चन जो मेन होते हैं, जिनके आंसर्स हमें नहीं पता होते। तो ये लाइफ उसी तरह की होती है, जैसे फ्लो जा रहा हो बस आप उसके साथ चलते रहो। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, उसने ना मेरे लिए एक वीडियो बनाई थी। मेरे जितने भी रैम्प वॉक्स हुए थे, वो म्यूजिक कंपोज करता है, तो उसने एक म्यूजिक बनाया था। तो उसने मुझे बोला कि मैं तेरी वीडियोस कंबाइन करके बहुत सुंदर सी वीडियो बनाता हूँ। तो उसने जब वीडियो बनाई तो मैंने वो वीडियो मैंने सोचा कि चलो ये यूट्यूब पे डालते हैं और देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है इसका। तो अब आप सोच नहीं सकते, वो वीडियो रातों रात इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि मेरे उस टाइम पे 40 सब्सक्राइबर्स थे, क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था 2019 में, जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसी पोइट्री लिखी थी, वो 3-4 डाली थी। तो उस टाइम मेरे 40 सब्सक्राइबर्स थे और वो वीडियो डालने के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स पहुंच गए 1.4 के। मतलब वो सब्सक्राइबर्स ऐसे बढ़ रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो। ऐसा हो रहा था कि रिफ्रेश किया यूट्यूब और 200 बढ़ रहे हैं, 1 मिनट में रिफ्रेश कर रही हूँ 200 बढ़ रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वीडियो मेरे को लगा शायद वो वीडियो में जॉन इब्राहिम था, तो उस वजह से वो वायरल हो गई। जॉन इब्राहिम ने शेयर कर दी, क्या हुआ कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने इनफैक्ट स्टोरी पे भी डाला तो सबके मेरे पास कॉल्स आने लग गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मतलब ये ना बहुत ही फनी सीन हुआ। मतलब मैं इतनी खुश हो गई वो 1.4 के सब्सक्राइबर्स देखकर। मैंने कहा यार ये तो वायरल हो गई वीडियो, मेरा चैनल वायरल हो गया। और हम तो इनफैक्ट 1 के सेलिब्रेशन के लिए केक भी कट कराए थे, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। वो वीडियो हमने फिर यूज़ करी जब इंस्टाग्राम पे 1 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे, तब हमने वो इंस्टा पे डाली कि चलो कुछ तो काम आए। मतलब आप देख रहे हो कि हम इतने ज़्यादा एक्साइट हो गए। बट हुआ क्या उसके बाद कि वो सब्सक्राइबर जितनी जल्दी बढ़े थे उतनी जल्दी वो डिक्रीज होने शुरू हो गए। मतलब 1.4 के से सीधा 500 रह गए, नेक्स्ट डे
फिर 500 से 200 हुए, 100 हुए, करते करते वो बचे आकर 50 सब्सक्राइबर्स पर रुक गए। मतलब सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे। और जब मैंने अपने एनालिटिक्स में देखा कि वो ट्रैफिक सोर्स क्या था व्यूज़ भी इम्पैक्ट कम हो गए सब्सक्राइबर्स के साथ साथ। तो जब वो मैंने देखा तो वो कोई एक एक्सटर्नल साइट थी, CBC कुछ ऐसे करके था, जिसमें मतलब कोई जो पेड साइट्स नहीं होती जो फेक सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ा देते हैं, बट यूट्यूब से बैन कर देता है। यूट्यूब नहीं कहता कि आप किसी वेबसाइट के थ्रू पेड सब्सक्राइबर्स लेकर आओ। तो मुझे नहीं पता वो किसने पेड करवाए या वेबसाइट वालों ने खुद अपना प्रमोशन किया, क्या किया, बट यूट्यूब को पता चल जाता है कि वो यूजर्स फेक है। तो यूट्यूब ने वो बैन कर दिए यूजर्स। और उस टाइम मेरा दिल इतना ज़्यादा टूटा, मैंने कहा यार ये तो वो बात हो गई कि एकदम से आप खुश हो रहे हो और एकदम से वो खुशी आपकी खत्म भी हो रही है। तो मतलब इतना ज़्यादा वो डिमोटिवेटिंग या पता नहीं, एक होता है ना एक्सपेक्टेशन आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो सीन हो गया था। बट उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया यूट्यूब। मैंने कहा जो इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रही हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालती जाती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। तो यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने देखी, एक मैंने शॉर्ट डाली थी, उस पर 1.3 के व्यूज आ गए। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, और मुझे तभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं यार ये भी फेक व्यूज है, इसको देखते हैं। फिर उस पर मैंने नजर रखी 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता, तो वो व्यूज कम नहीं हुए। तो मैंने कहा नहीं यार ये रियल व्यूज है, ये फेक व्यूज नहीं है। तो धीरे धीरे शॉर्ट्स ही डाली। फिर हमने अक्टूबर 2021 में स्टार्ट किया कुछ कैफेज कवर करने। उस टाइम भी नहीं पता था, कुछ स्टोरी फॉर्मेट में हमने टिगन CP नया खुला था वो कवर किया था। फिर धीरे धीरे हम कैफेज कवर करते गए, अलग अलग चीज़ें ट्राई करी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चैनल पे ऑडियंस है वो कैफेज वगैरह देखने वाली ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती गई वैसे वैसे हम अपना कंटेंट मॉडिफाई करते रहे। और आज आप देख रहे हो, आज सच में 1K सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं और ये फेक सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर देना। और इस 1K को हमें 10K तक लेकर जाना है। यहाँ पर जर्नी स्टॉप नहीं हो रही है, बहुत लंबी जर्नी है ये। मैं कभी भी वीडियोस बनाना छोड़ूंगी नहीं। आप जैसे जैसे बोलोगे, जैसी जैसी डिमांड आएगी, उसी तरह हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। सो गाइज, ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। अगर आपको ये स्टोरी ने किसी भी तरह से इंस्पायर किया हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ये वीडियो शेयर करके। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप मुझे प्लीज़ ये भी ज़रूर बताना कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं आगे, किस तरह की मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। आपको कैफ़े से रिलेटेड चाहिए, फूड से रिलेटेड चाहिए, शॉपिंग से रिलेटेड चाहिए, मेरी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी जो आप बोलेंगे। बहुत मेहनत लगी है हमारी ये वीडियो बनाने में, एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि हमें आपको एक एक सीन बहुत अच्छे से समझाना था। तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा जैसे आप अब तक करते आए हैं, क्योंकि अगर आप सपोर्ट और आपका प्यार हमारे पास नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना, बिकॉज़ यू नो हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट 1K और ये जर्नी बहुत लंबी है, बहुत लंबी। थैंक यू सो मच एवरीवन इतनी लंबी ये वीडियो देखने के लिए। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग बिकॉज योर वन स्माइल कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। बाय बाय।